आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज फिर एक बार हम लोग मिले हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक और सेशन में, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2A और 2B। पिछली बार हमने अलग अलग सेशंस के जरिए क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, 4, 3 और अब 2। क्वेश्चन 2 एक बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, जो सुनने में, देखने में और पढ़ाई करते वक्त भी बहुत सिंपल और इजी लगता है, बट ये कभी भी धोखा दे सकता है। क्वेश्चन 2 एक धोखेबाज सेक्शन है। क्वेश्चन 2A में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आता है और 2B में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। 2A के अंदर क्या आता है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। और 2B में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। टोटल ये 12 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2 है और प्रेडिक्शन के थोड़ा सा दूर है। मतलब ज्यादातर लॉन्ग आंसर्स पढ़ते हैं हम लोग और इसलिए कई बार हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा ही आएगा, बट आज अपन जो 3-4 पेपर देखेंगे उसमें अपने को रियलाइज होगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा स्पेसिफिक चैप्टर्स में से ही डिस्टिंग्विश आए, स्पेसिफिक चैप्टर्स में से ही आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट आए। स्पेशली मैं चाहूंगा कि आज का जो भी आपका टाइम टेबल हो, जो भी आपका स्केड्यूल हो, आप लोग सब आज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट घर पे भी पढ़ें, उसको लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ये बहुत ही अलग है। ये कभी कभी केस स्टडी का रूप ले लेता है, कभी कभी उसमें एक सिचुएशन आ जाती है जो पढ़ के अपने को कॉन्सेप्ट फाइंड करना रहता है, वो भी इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। एंड कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाता है, अपने को लगता है ये तो डिमांड है, लेकिन वो इंडिविजुअल डिमांड होता है या मार्केट डिमांड होता है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक, हालांकि अभी तक तो बोर्ड के पेपर में एकदम ज्यादा हार्ड ऐसा आया नहीं है और छोटा ही क्वेश्चन है, तो मार्क्स क्रैक करना भी इजी है। आज सबसे पहले अपन देखते हैं कि बोर्ड ने क्या अपने को बोला है, कैसे ये प्रेजेंट करना है, कैसे ये लिखना है। तो जैसा कि ये आपकी येलो शीट दिख रही है आपको, क्वेश्चन नंबर 2A की बात करें तो क्वेश्चन 2A के अंदर आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। कितने करने हैं? टोटल 3 करने हैं। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। और बोर्ड का रूल क्या है कि 1 मार्क फॉर कॉन्सेप्ट एंड 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। मतलब यहां पे कोई फेकोलॉजी, कोई टोकोलॉजी करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे कुछ बड़ा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे सही से 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को और आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉन्सेप्ट है कौन सा। क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या ये यूटिलिटी है, क्या ये टोटल यूटिलिटी है, क्या ये मार्जिनल यूटिलिटी है, क्या ये डिमांड एनालिसिस की बात कर रहा है, क्या ये प्राइस इलास्टिसिटी या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की बात कर रहा है, क्या ये नेशनल इनकम की बात कर रहा है। विच कॉन्सेप्ट इज द सिचुएशन टॉकिंग अबाउट। और जो मैंने इतना लाइन से फटाफट नाम बोला ना, इसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको सारे चैप्टर्स आने जरूरी है, तो ही आप ये 3 परफेक्टली क्रैक कर पाओगे, वरना आपको इसमें से 2 आएगा, 1 आएगा, 3 नहीं आएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पे आपको हर चैप्टर का कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। इफ यू आर ब्लैंक अबाउट सम चैप्टर और उसमें से कोई सिचुएशन आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ओनली, तो एक्सप्लेन कैसा करेगा। सो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले तो चैप्टर्स का इन्फो, चैप्टर्स का ओवरव्यू, चैप्टर का समरी होना चाहिए कि माइक्रो में क्या है, यूटिलिटी मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए कि यार नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है। चैप्टर का ओवरव्यू या चैप्टर की समरी भी मालूम रहेगी ना, तो आप ये क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे। 1 मार्क बोर्ड ने बोला है आइडेंटिफाई करने का है एंड उसको एक्सप्लेन करने का करेक्टली 1 मार्क है। ऐसे 2 मार्क का एक, टोटल 3 लिखने हैं, 6 मार्क का ये 2A क्वेश्चन है। नरेश, 2A कितने मार्क का है? 6 मार्क्स का है। 1 कितने मार्क का? 2। कितने लिखने हैं? 3। 2 3 जा 6। समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसा आ सकता है? तो क्वेश्चन बहुत ही भयंकर टाइप के आ सकते हैं बॉस, आपने सुने भी नहीं रहेंगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते। मनीषा satisfied her want of writing an essay by using pen and notebook.
क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ सिचुएशन, और वो सिचुएशन से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है 10 चैप्टर में से। फॉर एग्जाम्पल, Raghu's father invested his money in a market for long-term funds. Both equity and debt raised within and outside the country. तो ये कौन सा मार्केट हुआ? ये कैपिटल मार्केट हुआ। ये आपको तभी मालूम पड़ेगा अगर आपने 9th चैप्टर पढ़ा रहे, वरना आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये क्या बात चल। आप शेयर बाजार लिख दोगे, आप इन्वेस्टमेंट लिख दोगे, ऐसा लिखते हैं आंसर बच्चे तो। अभी कुछ नहीं आता है, ब्लैंक छोड़ने से अच्छा कुछ तो लिखो ये सोच के लिख देते, बट वो रॉन्ग है। आपको आइडेंटिफाई वो 10 चैप्टर में से ही करना है। नेक्स्ट, ड्यू टू मैंडेटरी यूज ऑफ मास्क ड्यूरिंग कोरोना एपिडेमिक द डिमांड फॉर मास्क प्रोड्यूसिंग लेबर हैज इंक्रीज्ड। अब ये एक डिराइव्ड डिमांड भी लिख सकते हो तो भी राइट है, लेबर डिमांड लिखा तो भी राइट। डिराइव्ड डिमांड क्योंकि एक चीज के वजह से दूसरे का डिमांड हुआ, तो इट कैन बी कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड एज वेल। ओके, तो आइडेंटिफाई में क्वेश्चन ऐसे प्रकार के आएंगे, ऐसे सेंटेंसेस दिए होंगे, और वो सेंटेंसेस पढ़ के आपको क्या करना है, पहले लिखना है कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन करके जो आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट है वो लिखना है, और फिर आपको उसका 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन देना है, उससे बड़ा लिखना ही नहीं है। मतलब आपको दिखा कि आंसर यूटिलिटी है सोनम, तो यूटिलिटी का मीनिंग लिख बस। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इन अदर वर्ड्स इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, बस खत्म आंसर। क्यों? क्योंकि इसका तो एक ही मार्क है ना, 1 मार्क के लिए तू बड़े बड़े ऐसे लिख के क्या करेगी, मार्क्स तो एक ही मिलने वाला है, अननेसेसरी टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझा आदर्श? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। 1 मार्क के लिए 2 लाइन से ज्यादा लिखना नहीं, समझ में आ रहा है ना? देखो हर एक में आपको ही दिया, कैपिटल मार्केट बोला तो कैपिटल मार्केट का मीनिंग लिख दिया 2 लाइन में, ज्यादा बड़ा लिख के कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझ रहा है क्या? अभी यहाँ पे मेरे पास एक सैंपल पेपर है अपने एक स्टूडेंट का, जिसने बहुत अच्छे से पेपर प्रेजेंट किया था, इसको 80 में से 79-80 मार्क्स मिले थे। तो ये पेपर में उसने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया है देखो, और कितना नीटली किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेजेंटेशन सीन 1 आंसर शीट 1 पेज पे ही तीनों हो गया है, 1 पेज पे ही तीनों हो गया है और एकदम नीटली हो गया है। पहले इधर क्वेश्चन नंबर लिखने का, सुमित आपने नहीं लिखा था, क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर, उसके बाद सब क्वेश्चन नंबर, और फिर कौन सा नंबर का क्वेश्चन है वो, ये कंपलसरी है। आप आगे पीछे सीक्वेंस कैसा भी करो चलेगा, लेकिन आप ये तो लिखो, चेक करने वाले को मालूम पड़ेगा कि तूने कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखा है। अच्छे भले पेपर चेकर रहते ना तो बेचारे एडजस्ट करके फिर भी चेक कर लेते हैं, लेकिन कोई खड़ूस चेक करा रहेगा तो बोले साले ने लिखा ही नहीं, बट क्रॉस कर देगा। तो you have to make sure it is your paper and you have to write proper question numbers। बराबर से क्वेश्चन नंबर लिखने का, मेन क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ये क्या है, A है, और A का ये सेकेंड 1 का आंसर उसने लिखा है। Whichever paper it was, 2023 I think this is। तो उसमें उसने पहले क्या लिखा, 2 अंडरलाइन करके कॉन्सेप्ट, समझ रहा है, प्रेजेंटेशन मूव्ड। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखा, 2 अंडरलाइन किया, और उसने 2 लाइंस में एक्सप्लेनेशन लिखा, फुल 2 मार्क्स ही हैज गॉट। समझ में आ रहा है? वैसे ही 1 लाइन छोड़ा है प्यार से, और अगले लाइन पे अगला कॉन्सेप्ट लिखा, एक्सप्लेनेशन, और 2 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन। 1 लाइन छोड़ा, अगला कॉन्सेप्ट, डिजायर, एक्सप्लेनेशन, डिजायर का एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? मतलब 2A तो 1 पेज की ही औकात है, उससे ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू राइट मोर इन दिस, क्योंकि 1-1 मार्क का ही है ना, तू 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 लाइन लिख के करेगा क्या? मार्क्स ही 1 मिलने वाला है उसके लिए। तो डेफिनेशन लिखो, आइडियली इधर डेफिनेशन लिखना चाहिए, या जो टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन है ना, सिंपल वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में, वो लिखने हैं बस। या तो डेफिनेशन लिखो, या तो अदर वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन लिखो, और कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं।
अंडरस्टूड हाउ टू राइट 2a? 2a कैसे लिखने का समझा एवरीबॉडी? चलो अभी एक एक करके अपन है ना 24 से लेकर जितने भी आए हैं वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मार्च 24 में आए थे मनीषा मैडम। मनीषा satisfied her want of writing an essay by using pen and notebook. तो want satisfying power of a commodity is utility. तो कॉन्सेप्ट क्या है? यूटिलिटी है। कॉन्सेप्ट क्या है? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को उसने एक्सप्लेन किया है। यूटिलिटी इज अ वांट satisfying power of a commodity. In other words, capacity of commodity to satisfy human wants. This given example explains that. ये देखो लास्ट लाइन कैसे रिलेट कर रहा है क्वेश्चन के साथ। आप लोग यहां पे लिख सकते हो thus, hence, समझ रहे हो? thus या hence लिख के आप क्वेश्चन वापस लिखोगे तो भी चलेगा। thus the example explains that Manisha's want of writing an essay can be satisfied with the help of pen and notebook, which gives her utility. खत्म। समझ में आया? नेक्स्ट वन, Raghu's father invested his money in a market for long-term funds, both equity and debt raised within and outside the country. तो कॉन्सेप्ट है अपना कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट याद रखो ये फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट बैकबोन है, और इसीलिए इट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। Hence, this relates to long-term funds as Raghu's father regularly invests his money in long-term funds, both equity and debt raised within and outside the country. क्योंकि कैपिटल मार्केट का भी वही काम है, विद इन और आउटसाइड द कंट्री डेट और लोन रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट यूज किया जाता है, और रघु का बाप भी वही कर रहा है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैपिटल मार्केट। समझे? नेक्स्ट, ड्यू टू मैंडेटरी यूज ऑफ मास्क ड्यूरिंग कोरोना एपिडेमिक, the demand for mask producing labor has increased. So labor demand. This concept illustrates the direct relationship between product demand and labor demand. Specifically, the mandatory mask policies during COVID-19 epidemic led to a surge in demand for masks. To meet this increased demand, manufacturers required more labor. क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ गया था तो ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ी, thus boosting the need for workers skilled in mass production. Essentially, it highlights how changes in demand for a product can directly impact employment levels with relevant industry. महाराष्ट्र परचेज, ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। महाराष्ट्र परचेज व्हीट फ्रॉम पंजाब। अब ये 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है ट्रेड का। अब इसमें महाराष्ट्र और पंजाब दोनों अलग अलग देश के हैं क्या? एक ही देश के हैं, मेरा भारत महान। तो भारत देश के अंदर ही व्यापार हो रहा है, तो कौन सा ट्रेड है? डोमेस्टिक ट्रेड लिख सकते हो, होम ट्रेड लिख सकते हो, या इंटरनल ट्रेड लिखा तो भी राइट मिलेगा। तीनों में से कुछ भी लिखा राइट है। और फिर उसको एक्सप्लेन करना है क्या? इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। दिस ट्रेड इज विद इन द कंट्री, क्या? विद इन द कंट्री, और विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, तो भी राइट। It is between two or more states of the country. Easy? समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन था ये, जागृति रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब पढ़ के तुमको समझना चाहिए, पेंशन वेंशन वर्ड अपन ने कौन से चैप्टर में पढ़े? 7th चैप्टर में पढ़े, नेशनल इनकम में पढ़े। तो ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है, और ये पेंशन है, यानी किसी का भाई किसी की जान बोले तो ट्रांसफर पेमेंट है। क्या ये? ट्रांसफर पेमेंट। यस, पेंशन इज अ पार्ट ऑफ मनी इनकम अर्न्ड बाय एन एम्प्लॉय, एंड दूसरी तरफ सच इनकम इज पेड बाय गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट, ताकि उसका रिटायरमेंट पीरियड भी सुकून से चला जाए। समझ में आया एवरीबॉडी? अब देखो मैं आपको ये क्यों बताया। एक नॉर्मल एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए ना, अपन लोग तो थोड़े से अलग है, क्योंकि अपन क्वेश्चन 1 लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन 6 लिख रहे हैं, फिर अपन इस पे आएंगे तो आएंगे। लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट पहले एक ऑब्जेक्टिव्स लिखता है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, और ऐसा पेपर आया, तुम लोग में से भी कितने लोग चुन पाएंगे कौन सा 3 लिखने का? और स्टार्टिंग में ही पेपर खराब हो जाएगा।
चेक करने वाले को तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी, अरे इसने तो 2 ही लिखा है, मतलब इसको आता नहीं है, पढ़ के नहीं आया है। समझ में आया क्या साइकोलॉजिकली? इसके लिए क्वेश्चन 1 फिर 6 फिर 5 4 3 पूरा पीछे से जाओ, समझे क्या? तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा लिखने का और तुमको मालूम ही रहेगा क्या लिखने का है, किधर क्या है। अब मेरे हिसाब से इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड आई गेट दिस पेपर, आई विल चूज फर्स्ट वन 100% एवरीवन, ये तो आता ही अपने को। इसके अलावा आई विल ऑल्सो चूज कैपिटल मार्केट एंड डिमांड 3। इसके अलावा मेरे जैसे बच्चे को तो ये भी आता है, चौथा वाला भी, तो मेरे को ये वाले पेपर में 4 आते हैं, 5वां मेरे को शायद नहीं आएगा, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई फॉरगॉट और समथिंग, बट if you have studied well all the chapter, you will be able to crack this one also. Getting it everyone? Let's see the next paper 2023. अब 2023 में थोड़ा सा ध्यान देना, a table seller sold the table for 2000 per price, यानी per unit. In this way he sold 15 table and earned कितना? 30,000. तो ये 30,000 क्या है? टोटल रेवेन्यू। कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर, सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस में टीआर, एमआर, एआर, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू करके कॉन्सेप्ट है, और वो पूरे चैप्टर की लायकी है कि उसमें से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे 2-2 मार्क वाले, या तो बड़ा आएगा लॉ ऑफ सप्लाई, और कुछ है ही नहीं उस चैप्टर में पूछने लायक। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है 2-2 मार्क के लिए। और ये मैं जब पढ़ा रहा था ना चौथा चैप्टर, तब भी मैंने बोला कि इसमें से 2-2 मार्क के लिए आ सकता है। सी यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखा और उसको एक्सप्लेन कैसा कर रहा है, टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स प्रोसीड्स of a firm by selling a commodity at a given price. It is the total income of the firm, price into quantity, 2000 into 15 बोले तो 30,000, खत्म हो। 1 मार्क्स के लिए ज्यादा लिखना ही नहीं है, 1 मार्क्स करेक्ट तो इसी का मिल गया, और इतना तूने लिखा, फॉर्मूला भी लिखा, तू तो मेहरबानी कर रहा है बोर्ड पे। समझ में आया क्या एवरीवन? नेक्स्ट, इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया। इंग्लैंड ने अपने से मेड रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम इट एंड सोल्ड देम टू मलेशिया। 3 टाइप का ट्रेड रहता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कोई इकोनॉमिक्स नहीं है इसमें, जनरल नॉलेज है। आप नहीं भी पढ़ के गए हो तो भी मालूम रहना चाहिए, उसी में भी है ये। इंपोर्ट यानी सामान मंगवाना, एक्सपोर्ट यानी सामान बेचना, और एंट्री पोर्ट यानी एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। इंग्लैंड वही कर रहा है ना इधर। इंग्लैंड क्या कर रहा है, इंडिया से कॉटन ले रहा है, उस पे लाली लिपस्टिक लगा रहा है, थूक पट्टी कर रहा है, और फिर मलेशिया को अच्छा बना के रेडीमेड बेच दे रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन एंट्री पोर्ट ट्रेडर या एंट्री पोर्ट ट्रेड। Entry port trade refers to purchase of goods and services from one country and then selling them to another country. After some processing operations, one is selling it to the other. For example, Japan imports raw material required to make electronic goods like radio, washing machine, television, etc. from England, Germany, France, etc. and sells them to various countries in the world after processing them. तो जब एक हाथ दे एक हाथ ले हो रहा है तो वो कौन सा ट्रेड है? एंट्री पोर्ट है। कौन सा है वो? एंट्री पोर्ट है। कौन सा है वो? इससे एक और चीज साबित क्या हुई, देखो पहले वाले पेपर में भी ट्रेड का क्वेश्चन था और दूसरे वाले में भी ट्रेड का क्वेश्चन है। मतलब ट्रेड एक ऐसा चैप्टर है जहां पे क्वेश्चन 2A आ सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक पेड द टैक्स ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। ये क्या है भाई? अगर गुड्स एंड सर्विस बोला रहता तो इनडायरेक्ट टैक्स आता, ये तो इनकम और प्रॉपर्टी मेंशन किया है तो ये डायरेक्ट टैक्स है। सोच के लिखना है भाई, फटाक से आंसर क्लिक नहीं होएगा, 2 बार रीड करना पड़ेगा तो मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। द बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड। ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जिस पे लगा है वही भरेगा। एज ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ द टैक्स टू अदर्स, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
falls on the same person, falls on the same person. समझ में आ रहा है ये एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, राजू's father invest his money in a market for both equity and debt raised within and outside the country. अभी अभी पढ़ा अपन ने, 24 में भी आया, 23 में भी आया, कैपिटल मार्केट है, तो मतलब इस साल चांस मनी मार्केट का हो सकता है. कॉन्सेप्ट कैपिटल मार्केट. Capital market is a market for long-term funds, both equity and debt raised within and outside the country. It is also an important constituent of the financial system. समझा क्या? Getting it everybody? 2 बार capital market consecutively आ गया. One more from 23. सबसे easy. A poor person wants to buy a car. ओहो, दिल से आवाज निकली, डी से डिजायर, डी से डिजायर, डी से, तो डिजायर मींस जस्ट एन अर्ज टू हैव समथिंग. इन इकोनॉमिक्स डिमांड मींस अ डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, लेकिन ये तो सिर्फ एक डिजायर ही है. समझे क्या? अब ये 5 में से कौन सा चुन सकता है एक आम स्टूडेंट, बताओ. एक तो ये 10वां वाला जो है डिजायर तो लिख ही सकते हैं अपन, डायरेक्ट टैक्स भी मेरे को लगता है लिख सकते हैं, सब एंट्री पोर्ट भी लिख सकते हैं, और ये फर्स्ट वाला. See, many of you from your expressions, from your body language are able to realize that it is difficult to choose 3. It is not that easy and that will require practice. Question 2A में बार बार लगातार ऐसा हो सकता है कि आपको 3 नहीं मिल रहे, लेकिन अपना उसूल है कि अपने को 3 लिखना ही है. अपना 80 मार्क का पेपर छूटना नहीं चाहिए, तो फिर तुमको आज का दिन मेहनत का दिन बनाने का है और 2A पे मेहनत करना है. टेक्स्ट बुक निकालना है, टेक्स्ट बुक निकाल के हर चैप्टर में कितने आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट है वो देखो, बस गिन के 15 से 20 निकलेंगे. पूरे 10 चैप्टर में हर एक की एक्सरसाइज में जाओ, आज हर एक की एक्सरसाइज में जाओ और खाली मार्किंग करो कि उस चैप्टर में आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन है क्या, टिक मार्क करते जाओ और फिर उसके सॉल्यूशन निकाल के पढ़ो. समझे? पूरा 2A 6 मार्क्स देगा तुमको और डर भी नहीं लगेगा. 15 से 20 होंगे, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते. गेटिंग इट एवरीवन? चलिए एक और देख लेते हैं. मार्च 23 हो गया, 22 देखते हैं. बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन. Asha collected the information about the income of a particular firm. सबको आना चाहिए भाई, चिल्ला चिल्ला के आना चाहिए. कौन सा इकोनॉमिक्स? पर्टिकुलर. इंडिविजुअल आया तो फट से निकलना चाहिए दिल से, क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स. और माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला तो तेरे को इसमें कुछ डाउट आएगा क्या? एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, हर कोई लिख सकते हैं उन वर्ड्स में, दिल खोल के लिखा है देखो इसने भी. Microeconomics studies the behavior of individual economic units such as individual consumer, individual producer, individual firm, price of particular commodity or a factor, etc. Hence, this illustration relates the concept of microeconomics where Asha is collecting the information about the income of particular firm. समझे? Everyone? पहला वाला तो सब लोग चुनेंगे. Everyone? Next one. Ramesh's demand for salt remain unchanged in spite of a 10% rise in its price. थोड़ा दिमाग चलाओगे ना तो ये कर सकता है हर कोई. सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बदलती है क्या? जिसकी डिमांड बहुत बदल जाए उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक. जिसकी डिमांड ना बदले उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. सॉल्ट का डिमांड बदलेगा क्या? तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. समझा क्या? थोड़ा सोचने का फिर लिखने का, घाई नहीं करने का, मिलेगा ही. पहले दोनों इजी है, बोथ आर इजी. अब परफेक्टली इनइलास्टिक को एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन कर दो. ED इज इक्वल टू 0 क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में. When percentage change in price has no effect on the quantity demand of a commodity, it is called as perfectly inelastic demand. ED is equal to 0. इतना लिखा ना तो भी मार्क्स मिलेगा. यहाँ पे तो और एक्स्ट्रा भी लिखा है.
बट इतना लिखा तो भी मार्क्स मिले, क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो कर दिया जो कॉन्सेप्ट था। गॉट इट एवरीवन? चलो अगला देखते हैं। आउट ऑफ 4000 kg ऑफ राइस, क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में ही, द फार्मर ऑफर्ड सेल ऑफ 1000 kg, 4000 में से 1000 बेच दिया एट 40 पर kg। तो 1000 क्या किया उसने? सप्लाई किया। 1000 क्या किया उसने? सप्लाई किया। 1000 क्या किया उसने? बाकी स्टॉक। याद आ रहा है? तो ये स्टॉक और सप्लाई वाले चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा, मतलब पहले तीनों मिल गए इसमें, पहले तीनों मिल गए बहुत इजीली। सप्लाई refers to the total amount of goods and services that a seller is willing and able to offer for sale। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर फॉर सेल at a given price during a certain period of time। इजी लग रहा है सोनम? पहले तीनों 2022 के पेपर में अपने को मिल गए हैं। आगे रीड करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन एक्स्ट्रा लिखने का दिल करता है तो करो। बहुत इजी वाला आया देखो, ये भी टेक्स्ट बुक का है। शोभा कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये वर्ड आया तो ही याद आना चाहिए फटाक से। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर। ऑल फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स तो अपन ने कौन से चैप्टर में देखा है? नेशनल इनकम में। तो कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम का तो मीनिंग लिख ही सकते हैं, तेरा इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम, सबका इनकम मिलेगा तो बनेगा नेशनल इनकम। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। इजी, एवरीवन कैन राइट दिस। तो 4 मिल गए भाई यहाँ पे। आहा, लकी, लूसी, जो भी है, डिपॉजिटेड लम सम अमाउंट ऑफ 1 लाख इन द बैंक ऑफ इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 लाख रुपए इसने डिपॉजिट किया एक साथ। अगर हर महीने 2-2 हजार डिपॉजिट करती तो वो रिकरिंग था। ये फिक्स्ड है क्योंकि उसने लॉक कर दिया पीरियड 1 साल का और एक अमाउंट भी लमसम डाल दिया। तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट बोलेंगे। refers to a lump sum amount deposited by a customer for a specified period of time। समझे क्या? तो आई थिंक मोस्ट इजीएस्ट था ये 2022, जहां पे आपको 5 में से 4 तो आ ही रहे, कंफर्म आ रहे, और बैड टू वर्स्ट सिचुएशन में भी यू कैन राइट 3 इन दिस। सो योर टुडेज टास्क शुड बी कि आपको आज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और सुबह 4 से 7 में लिखना है। एटलीस्ट ये 3 पेपर का तो लिखना ही। समझ में आ रहा है? आज का टास्क यही होना चाहिए, क्लास जब छूटेगा ना तो जाके सीधा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करो और सो जाओ रात को। फिर सुबह उठो और 4 से 7 में पेपर लो और पेपर देख के लिखना चालू करो बिना देखे। सिंपल टास्क है। इफ यू ब्रेक डाउन थिंग्स इन डेली स्मॉल टास्क देयर विल बी नो डिफिकल्टी। समझ में आया ये एवरीवन? 2A में कुछ डाउट है एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं 2B, सबका फेवरेट, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो बोर्ड कैसा है, देखो बोर्ड ने एग्जामिनर्स को, चेक करने वालों को क्या दिया लिख के खुद चेक कर लो। 1 मार्क फॉर मीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। OCSP होता तो अलग बात था। डिस्टिंग्विश बिटवीन में 1 मार्क फॉर मीनिंग एंड 1 मार्क फॉर डिफरेंस। बस, मतलब वी कैन अज्यूम दैट बोर्ड बोल रहा है इकोनॉमिक्स में 2 मार्क का एक डिस्टिंग्विश है। अगर 2 पॉइंट लिखा ना करेक्ट तो भी 2 मार्क्स दो, ऐसा बोला हुआ है एग्जामिनर को। नरेश, खाली 2 पॉइंट लिखा अगर और एकदम परफेक्ट 2 पॉइंट लिखा है तो भी 2 मार्क्स दे दो, ऐसा बोर्ड ने बोला हुआ है। इस पेपर के जरिए तो यही बता रहा है, हमको भी ये इंस्ट्रक्शन मिलता है। लेकिन हम लोग, हमारे जैसे टीचर्स हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि राइट एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स। व्हाई? मेनी अर टाइम्स देयर इज अ केस कि अपने को दिख रहा है, क्वेश्चन आता है अपने को, लेकिन अपने को मीनिंग ही बराबर से नहीं आ रहा है। अपने को मालूम है स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, लेकिन माइक्रो मैक्रो का मीनिंग में गोची हो गया।
अपने को बराबर से नहीं आ रहा। और मीनिंग का तो 1 मार्क है ना, वो कंपलसरी था, वही नहीं लिख रहा है तू। समझ में आ रहा है? सो समवेयर और द अदर 3 to 4 points written is beneficial. It is advisable that you write minimum 3 to 4 points in distinguish between. एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश, एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश, एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश। अभी अपन ने आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक पेज पे पूरा हो जाएगा, एक पेज पे तीनों हो जाएगा, लेकिन डिस्टिंग्विश नीटली लिखना है। और इसलिए what you do is एक पेज पे एक ही डिस्टिंग्विश लिखो। अभी यहां पे 4 पॉइंट लिखा है, चौथा पॉइंट एग्जाम्पल है। आप लोग को ध्यान रखना है कि 3 भी हुआ ना, अगर 3 भी हुआ तेरा पॉइंट और तेरे को लग रहा है कि इसके आगे तो मैं लिख ही नहीं सकता भाई, मर जाऊंगा, तो भी यहां पे दूसरा डिस्टिंग्विश स्टार्ट मत कर। एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश, नीट भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, मस्त लगेगा प्रेजेंटेशन वाइज भी, और बहुत अच्छे से तू स्पीड में लिखता जाएगा। योर टारगेट इज एक पेज एक डिस्टिंग्विश, और उस पेज पे 3 पॉइंट लिख, 4 पॉइंट भी तेरे ऊपर है, लेकिन उस पेज पे एक डिस्टिंग्विश ही रहना चाहिए। दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन वे इन इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड? अच्छा, यहां पे हेडर्स लिखने का क्या बहुत बार लोग पूछते हैं, ओसीएसपी में हेडर्स रहता है सर। यहां पे हेडर लिखना नहीं है, यहां पे कोई हेडर लिखना नहीं है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 ही मार्क का डिस्टिंग्विश है, ओसीएसपी में 4 मार्क का होता है, यहां पे सिर्फ 2 ही मार्क का है। तो आपको कोई हेडर अलग से लिखना नहीं है, लेकिन याद रखना है कि पहला पॉइंट मीनिंग होना चाहिए। कोशिश करो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, और उसके बाद पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि इसमें इससे क्या अलग है, इसमें इससे क्या अलग है। 1 मार्क इज फॉर मीनिंग, करेक्ट मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, एंड 1 मार्क इज फॉर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। 1 मार्क इज फॉर पॉइंट ऑफ, जैसे अभी यहां पे फॉर्म यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी है, तो उसने लिखा है द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय मेकिंग द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। मीनिंग लिखा उसने। यहां पे क्या लिखा, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस आफ्टर एक्वायरिंग और यूजिंग और गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द सेम। नेक्स्ट, it is termed as form utility, it is termed as knowledge utility, it can be seen in a commodity, it can be seen in humans. For example, furniture, chair, table formed after cutting the wood. For example, utility of mobile phones, laptop increases due to knowledge about the software or gaining knowledge. See, when such answer can get 2 marks, your quality will be more better. समझ में आ रहा है क्या? Why? Because somewhere or the other अपन ने जो पढ़ा है उसमें तो अपन ने इससे अच्छा पॉइंट्स पढ़ा है, तो बोर्ड मार्क्स देगा अगर तुम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे तो। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में देखो, इसने हर एक जगह पे प्रेजेंटेशन कितना खूबसूरत रखा है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक पेज, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये डायग्राम थोड़ा गंदा बनाया है, बहुत घिचड़ी घिचड़ी करके बनाया है, बट ठीक है, एक पेज पे एक। समझ में आ रहा है? अब अपन देखते हैं अपने 3 पेपर। दो 2024 में देखो डिस्टिंग्विश कैसे आए थे, तुमको डिस्टिंग्विश से भी डर लगेगा। रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, हाउ मेनी ऑफ यू कैन राइट दिस? 1 पॉइंट लिख सकते रहेंगे, 2 पॉइंट लिख सकते रहेंगे। वेरी गुड धनेश, वेरी गुड। रिकरिंग डिपॉजिट बार बार लगाता, फिक्स डिपॉजिट लमसम अमाउंट, अभी पढ़ा ना अपन ने, ओसी में भी है ये, इको में भी है, ओसी में भी है, तो बहुत काम का ये। पहला देखो, इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट एन अकाउंट होल्डर हैज टू डिपॉजिट अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये लाइन मेन है, रेगुलर इंटरवल। और यहां पे इन फिक्स्ड डिपॉजिट द lump sum amount is deposited by customer for specific period.
दूसरे पे क्या लिखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज हायर देन द सेविंग्स अकाउंट बट लेस देन द फिक्स्ड अकाउंट, और यहाँ पे द इंटरेस्ट रेट इज हायर इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। हो गया, 2 पॉइंट परफेक्ट लिखा, और उससे ज्यादा टेक्स्ट बुक में भी नहीं एक हो गया। नेक्स्ट वन, सबका फेवरेट, TUMU। अगर मैं पहला वाला नहीं चुनूंगा तो ये तो डेफिनेटली चुनूंगा, TUMU लिखना ही पड़ेगा अगर नहीं भी आ रहा है तो। Yes. What is TU? What is MU? पहले तो मीनिंग। TU refers to the aggregate of utility derived by consumer from all units consumed. टोटल है ना, सबका टोटल, टोटल यूटिलिटी, सबका टोटल। और MU क्या है, एडिशनल यूटिलिटी derived by the consumer on consumption of additional unit। 2 बार एडिशनल लिखा है, एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल कमोडिटी, एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल कमोडिटी। याद आ रहा है, दोनों का मीनिंग लिख सकते हैं सब। उसके बाद पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो अपने आंसर में ही था, रिलेशन वाले आंसर में, TU बढ़ता जाता है, MU घटता जाता है, याद है क्या? तो वही लिखना है, TU इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, MU गोज ऑन डिमिनिश। फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाता है, TU बिकम्स मैक्सिमम, MU बिकम्स जीरो। याद आ रहा है? इतना लिखा ना 3 पॉइंट, तो भी काम फिट है, लेकिन अपने को जोश में आंसर आता है तो ज्यादा भी लिख सकते हो। TU डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूस, एक पॉइंट के बाद TU कम होने लगता है, और MU क्या हो जाता है, याद है? TU इज ऑलवेज पॉजिटिव, MU कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। खत्म। पूरा 2 मार्क ऐसे आंसर में मिलना ही चाहिए, और ज्यादातर बार एक यूटिलिटी का दिखना ही चाहिए, आता ही है। नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इजी है ये भी, कुछ हार्ड नहीं है, ये भी चुनना चाहिए। इट इज द इजी वन। परफेक्टली इलास्टिक मतलब चेंज होता है, और वो भी कैसा, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट चेंज है। तो व्हेन स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस brings infinite change in quantity demand, it is called as perfectly elastic। पहले क्या लिखा मुर्तुजा, मीनिंग। फिर दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, मीनिंग। रेंटिंग द प्राइस, सॉरी क्या लिखा है ये, in the price, slight change in price of commodity has no effect on the quantity demand of the commodity, it is called as perfectly slight और जीरो। हाँ, slight और जीरो change in the price of commodity has no effect, slight और जीरो change in price has no effect। तो जब कोई इफेक्ट ना हो तो उसे इनइलास्टिक कहते हैं, और यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। मीनिंग हो गया, सिया बराबर। आगे सिंबल लिख दो, ED is equal to infinite, ED is equal to zero। The demand curve is horizontal straight line parallel to x axis, ये वाला parallel to, easy है distinguish, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना तो इजी हो जाएगा। आप देखो आखिरी में उसने क्या किया है, डायग्राम बना डाला है। बहुत सारे लोग है ना हिचकिचाते हैं डायग्राम बनाने से, मगर आई ऑलवेज एडवाइज दैट डिस्टिंग्विश में डायग्राम बनाओ अगर है तो। अगर उस कॉन्सेप्ट में डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम खुश कर देता है पेपर चेक करने वाले, उसको लगता है कि इसने डिस्टिंग्विश में डायग्राम बनाया है तो ये तो बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है। 2 मार्क के लिए अगर तुम डायग्राम बना के आते हो ना तो वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। द पेपर चेकर थिंक्स कि अरे डायग्राम बनाया मतलब पढ़ा लिखा है यार, सब पढ़ के आया है, और वो फ्लो चेंज हो जाता है पेपर चेक करने का। And that is why somewhere or the other diagram, if it is there in the question, you draw the diagram, you make the diagram without it. Got it? चलो, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, इजी है, बहुत इजी है यार। फॉर्मूला तो 1 पॉइंट दे ही देगा, और फॉर्मूला अपन ने याद भी किया है, 1 ऊपर 0 नीचे चिंटू 100, याद है क्या? बाजू में Q आएगा, Q1 Q अपॉन 0 इंटू 100, याद है क्या? तो 1 हमेशा ऊपर है, 0 हमेशा नीचे है। ची अरे
गेटिंग इट? ओके, पांचवा क्या दिया है? इंटरनल डेट और सी आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज दिस इज वेरी फ्रेश पेपर 2024 का. आई हैव चेक्ड सर्टन पेपर जिसमें लोगों ने पांचों लिखा था. छोटे छोटे है ये पांचों, कोई भी डिस्टिंग्विश बड़ा नहीं है. इस पेपर की खासियत है ये, आगे जाके ऐसा नहीं होएगा, मगर 2024 के पेपर में ना पांचों छोटे छोटे ही थे. तो बहुत सारे ऐसे पेपर मैंने खुद चेक किए जिसमें लोगों ने पांचों अटेम्प्ट किए थे. पहले तो 3 ही किए थे, लेकिन एंड में बाद में सप्लीमेंट लेके और 2 एक्स्ट्रा भी लिख दिए टाइम बचा तो. और पब्लिक करती है ऐसा, क्यों मालूम है? क्योंकि यार क्या भरोसा ना, किधर 1-1.5 मार्क मिला, किधर 2 पूरा मिल गया, तो 2 पूरा वाला काउंट होएगा. तो लोगों के पास जब टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा लिखते हैं. और ऐसे पेपर में जब इजी आते हैं ना, तो सब अटेम्प्ट करने का, एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट करने का. और एक्स्ट्रा कब अटेम्प्ट करने का? एंड में करने का. जब तुम फ्लो में लिख रहे हो वो टाइम पे 3 ही लिखो. बाद में लास्ट में तुमको लगा अरे 10 मिनट बैठा है, फुगड़ में इधर उधर मुंह मारू, उससे अच्छा डिस्टिंग्विश लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, और फिर उसका नंबर लिख के डिस्टिंग्विश लिख दे एक्स्ट्रा. द एग्जामिनर हैज टू चेक दैट ऑल्सो. कंपलसरी है, उसको पूरा पेपर चेक करना ही है आपने जो भी लिखा है, और बाद में इवेल्युएट करना है कि कौन से में ज्यादा मार्क्स आ रहा है और वो काउंट करना है. वो हमारा काम है. तो तुम काम करने में मजबूर तो करो. तुम एग्जामिनर के लिए सब कुछ इजी मत बनाओ. तुम लिखो 1-2 लास्ट में एक्स्ट्रा, उसको चेक करना पड़ेगा. गेटिंग है? अब ये हो गया 2024. कौन सा चुनोगे अगर सिर्फ 3 चुनना है तो? I would select total utility, marginal utility, perfectly elastic, perfectly inelastic, price index, quantity index, और अगर एक्स्ट्रा लिखना पड़ा तो I'll write this one. ये इजी है. इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट. अपने बाउंड्रीज के अंदर है तो इंटरनल डेट है, बाउंड्रीज के बाहर है तो एक्सटर्नल कर्जा है, एक्सटर्नल डेट. ओके, चलिए 2023 देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है. यूनिटरी इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है. इजी है भाई. मतलब एक चीज और नोट करने लायक है रुई, इलास्टिसिटी का डिस्टिंग्विश भी आता है. इलास्टिसिटी का डिस्टिंग्विश मतलब 5 टाइप जो है ना अपने डायग्राम वाले, उसमें से डिस्टिंग्विश आ सकता है. वो जो एक और क्वेश्चन है 3A के अंदर, वेरिएशन और चेंज इन डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज, याद है? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन ऑफ डिमांड, उस पे से क्वेश्चन आता है. सप्लाई में भी इंक्रीज डिक्रीज सप्लाई, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई आता है. तो ये कुछ फेमस डिस्टिंग्विश है जिसका एक क्वेश्चन तो आता ही है डिस्टिंग्विश बिटवीन में. और यहाँ पे यूनिटरी आपको दिख रहा है, सब लोग लिख सकते हैं. ये इक्वल यानी सेम चेंज है, प्रोपोर्शनेट चेंज. और यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक मतलब लार्ज चेंज, यानी मोर भी लिख सकते हो उधर. ओके, और इक्वल टू 1 एक सिंबल डाल दिया, ग्रेटर देन 1 सिंबल डाल दिया. एक एग्जाम्पल का पॉइंट बन गया. 3 पॉइंट तो बन ही जाएंगे. एक पॉइंट देखो ना इसने कैसा बनाया है, रिप्रेजेंट्स डिमांड कर्व एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड हैविंग फ्लैटर स्लोप. एक में स्टीपर एक में फ्लैटर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्टीपर नहीं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. रिलेटिवली इनइलास्टिक में स्टीपर. ओके, नेक्स्ट वन आउटपुट मेथड और इनकम मेथड. बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करेंगे, थोड़ा बड़ा है. आउटपुट मेथड और इनकम मेथड जो है ये नेशनल इनकम चैप्टर का है. और यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे नेशनल इनकम मेजर होता है आउटपुट मेथड से. तो ये प्रोडक्शन का मेथड है, इसमें या तो फाइनल गुड्स लो या तो वैल्यू एडेड. और इनकम मेथड के अंदर ऐड ऑल द इनकम अर्न्ड बाय लैंड लेबर कैपिटल, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो भी इनकम अर्न किया है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट के माध्यम से, उसका इनकम ऐड करना है. इट गिव्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इट गिव्स द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इट इज लेस रिलायबल, इट इज मोर रिलायबल. इजी पॉइंट देखो, लेस और मोर पे पॉइंट बन गया. इट इज यूज बाय अंडर डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज, यूज बाय डेवलप्ड कंट्रीज. Got it? Very easily you can get 2 marks. अगर ये नहीं लिया, डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट लिख सकते हैं ये वाला. ये इजी है कंपैरेटिवली, नेशनल इनकम वाले से तो इजी है. डिमांड डिपॉजिट विड्रॉएबल ऑन डिमांड. कौन सा आता है इसमें? सेविंग और करंट. याद है? दो वाला आंसर है. टाइम डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट और
रिकरिंग डिपॉजिट। जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद रीपेबल है उसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं, जो विड्रॉएबल ऑन डिमांड है उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसमें करंट और सेविंग आता है, इसमें रिकरिंग और फिक्स्ड आता है। 2 पॉइंट बन गया। फिर इंटरेस्ट रेट किसका कितना है वो लिख दो। इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूसली फॉर मेनी इयर्स, और इसका एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है मैच्योरिटी का, वो खत्म हो गया तो अकाउंट बंद हो जाएगा। समझा राहुल? चलिए, वाह वाह वाह। सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स, इजी है। मतलब इंडेक्स नंबर का भी एक आया है, 2024 में भी था ना, यहां पे भी है। इंडेक्स नंबर का या तो प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू का आ सकता है, या तो सिंपल वेटेड आ सकता है। इंडेक्स नंबर का डिस्टिंग्विश आ सकता है। इसका रीजन क्या है मालूम है तुम लोगों को? वेटेज के अंदर इंडेक्स नंबर 8 मार्क का है, तो कई बार है ना पेपर सेट करने वाला है ना समझ नहीं पाता है कि इसको साले को डालू किधर, तो वो सोचता है 2 मार्क का इधर डाल देता हूँ, एक आध क्वेश्चन 4 मार्क वाले आंसर में डाल दूंगा तो 6 मार्क्स तो हो जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव्स डाल दूंगा तो 8 मार्क हो जाएगा। कई बार अगर क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 4 मार्क के लिए एक सम डाल दिया तो उसको फिर 4 मार्क ही बचता है, तो फिर वो कहीं और यूज कर लेता है। लेकिन जब वो नहीं डाल पाते हैं तो फिर वो डिस्टिंग्विश में डालते ही है इंडेक्स नंबर। समझ में आ रहा है? सो इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस चैप्टर्स फॉर डिस्टिंग्विश। स्टॉक एंड सप्लाई इजी है। तो मेरे को बताओ 2023 में क्या चुनोगे? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अपन यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक लेने ही वाले, फिर डिमांड और टाइम 2 लेने वाले, सिंपल वेटेड लेने वाले, और एक एक्स्ट्रा है स्टॉक एंड सप्लाई। अगर अपने को सिंपल वेटेड नहीं आता है तो स्टॉक और सप्लाई तो आता ही है, मतलब 3 तो बन जाएगा बुरी से बुरी हालत। डन डना डन डन है। लास्ट पेपर देख लेते, मजा आएगा ये पेपर में तुम लोग को। हाँ, देख के अच्छा लग रहा है। स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग, हर कोई चुनेगा इसको। एवरीवन विल मेक दिस अ चॉइस। प्रतीक बराबर, हर कोई इसको चुनेगा। स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड लिख पाएगा कि नहीं ये भी? प्रशांत, यस। पहले तो स्लाइसिंग मेथड के बारे में लिखना है, लंपिंग मेथड का मीनिंग लिखना है। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और हमको बोला जाता है साला इसमें मिस्टेक कर रहा है तो मत दे मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग लिखते हैं। डोंट डू दैट। स्लाइसिंग मेथड का मीनिंग लिखो कि स्लाइसिंग का मतलब क्या है। इट इज डिवाइडिंग अ ह्यूज थिंग इनटू स्मॉल स्लाइसेस एंड देन स्टडीइंग वन सेपरेटली इन डिटेल। इट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग। लंपिंग मतलब पूरा एक साथ स्टडी करना, स्टडीइंग द लंप ऑल टुगेदर। इट इज कॉल्ड एज लंपिंग। तो आपको स्लाइसिंग और लंपिंग का मीनिंग पूछा है, माइक्रो मैक्रो का मीनिंग नहीं पूछा है, तो वो गलती नहीं करना है। स्लाइसिंग और लंपिंग का मीनिंग लिखा, उसके बाद लिखो ना माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग, मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस लंपिंग, तो मजा आएगा, तो सही भी माना जाएगा। इट गिव्स वर्म्स आई व्यू, इट गिव्स बर्ड्स आई व्यू। हो गया काम फिट, समझे? हा। जॉइंट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड का डिस्टिंग्विश है, इजी है, सब लिख सकते हैं। फिर टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, पहले 3 में ही शॉर्ट है, खत्म। पहले 3 में ही खत्म है। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई का आ गया, मतलब माइक्रो के ही 3 मिल गए तुम। देखो इंडेक्स नंबर एक और बार, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, खत्म है खेल। और इंटरनल डेट, एक्सटर्नल, मतलब पांचों इजी आए। 2022 के अंदर तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। सी माई रिक्वेस्ट टू यू इज मेक टुडे अ वेरी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव डे। यहां से छूट के टाइम शुरू होना चाहिए। यहां से घर पे जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज टू आइडेंटिफाई के सारे आइडेंटिफाई 15 से 20 जितने भी है वो करने हैं, और ये 3 पेपर के आइडेंटिफाई बिना देखे लिखने हैं। एंड टू बी डिस्टिंग्विश बिटवीन, पूरे इकोनॉमिक्स के बुक में 25 to 26 ही डिस्टिंग्विश बिटवीन है। मैं उसका एक पीडीएफ अपने ग्रुप में डालूंगा, वो आज डाउनलोड करो, नॉट दिस वन। जो 25-26 पूरा कलेक्शन है वो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करना। 2-3 दिन लगेंगे आपको, एक साथ नहीं होएगा। 2-3 दिन लगा के सारे डिस्टिंग्विश पढ़ना, उसमें से ही आपको तैयारी करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन।
क्या बोल रहा हूं, टास्क समझो। हाँ, आज का टास्क है आइडेंटिफाई, तो हो ही जाना चाहिए, 6 मार्क्स फिक्स। वापस खाली बोर्ड एग्जाम के पहले पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई आज ही हो जाना चाहिए। और डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो आपको देखो बहुत समझ के, क्योंकि देखो बैकलॉग जितना रखोगे ना उतना बढ़ते जाएगा और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, लोग हंसेंगे तुम्हारे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, you have to make the most of your time. Time is very, very, very important. It will fly. So be the pilot of your own time. अपने टाइम के खुद पायलट बनो, वरना टाइम उड़ जाएगा और तुमको उड़ा देगा। Understood everyone? Remember to repeat, repeat to remember. Thank you very much. God bless you.